हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ख़ास मुलाकात। मैं हूं कुंदन, आपका एंकर। और आज हमारे साथ हैं प्रियेश सिन्हा। तो हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनके बारे में। बहुत मुश्किल से इन्हें पकड़ के लाया है, बहुत बिजी स्केड्यूल वाले इंसान हैं ये। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में, क्या चल रहा है आजकल इनके लाइफ के बारे में और क्या क्या कर रहे हैं। तो वेलकम प्रियेश। है। और कुंदन ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया बीजी क्यों कहा आपने और क्यों पकड़ के लाया है। मेरे को समझ नहीं है मैं कहाँ से पकड़ के लेके आया मुझे। अरे मुश्किल से मतलब किस तरह से लाइनअप, आप लोग ऑब्वियसली ठिकाना तो होता नहीं है, मतलब कभी पटना कह सकते एग्जैक्टली पटना, मुंबई, दिल्ली, जैसा अभी बताया आपने बातों बातों में कि अभी नोएडा में होना था आपको, बट इधर तो पकड़ के ही तो लाया ना। तो अच्छा लगा आपके साथ मुलाकात हुई हमारी और अच्छा आप कर रहे हो। थैंक यू। इंशाल्लाह आप दुआ करो और कि हम और मैं दुआ करूँ। कोई मैं मजार में पादरी लगा हुआ हूँ, कोई मैं मौलवी लगा हुआ हूँ, मैं दुआ करूँ। मैं एक्टर हूँ, एक्टर। चलो कोई नहीं। अच्छा, तो पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल करियर वाइज तो बात करेंगे ही। ऐसे मैं बड़ा अच्छा लड़का हूँ। मैंने इंसान तो आप अच्छे हो ही, बात करते हुए भी अच्छा लड़का हो, मतलब कि अभी भी यंग फील करते। यंग फील कर रहा, व्हाट डू यू मीन ब्रदर? स्टिल आई एम अ बैचलर, आई एम अ बॉय, तो मैं लड़का ही हूँ। तो मैं वही फील करता हूँ, जो हूँ वो फील करता हूँ। नहीं, सही बात है। ऐसे भी कहा जाता है ना कि इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता, दिल से। नहीं, इस तरह की बातें अभी मैं उन कहावतों से बड़ा दूर हूँ। अच्छा मतलब अभी बस यू आर लिविंग फ्री। यस, विदाउट एनी थॉट्स। विदाउट एनी थॉट्स नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। मैं बड़ा थॉटफुल लड़का हूँ। नहीं, विदाउट एनी थॉट्स ऑफ गेटिंग एंगेज्ड और गेटिंग मैरिड और उन थिंग्स से बचा हुआ हूँ। एकला चलो रे। एकला चलो। सही है। तो प्रियेश, आप बताएं हमें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं उस धरती से बिलोंग करता हूँ। हाँ। जिस धरती पर साउथ अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी जी, हमारे बापूजी ने आकर सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था। शायद से मेरा जीके अच्छा कह सकते हैं। चंपारण। हाँ, चंपारण। इतना बुरा नहीं हो जीके का। तो मैं उस चंपारण के धरती का सत्याग्रही बच्चा हूँ। अच्छा। मनोज वाजपेयी जी हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर एक्टर वहीं से हैं। रेस्पेक्टेड हमारे प्रकाश झा जी वहीं से जी। और उनकी फिल्मों को देख के बड़ा हुआ, आदर्श बनाया उन्हें। और अब मेरे को भी लोग अपने शहर से जानते हैं कि प्रियेश भी वहीं से हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी चंपारण का हूँ। तो मतलब यू बिलोंग टू अ प्लेस जहाँ जिसने लेजेंड्स को पैदा किया है। मैं भी ऑन द वे हूँ। अरे ऑफ कोर्स, अब मैं तो दुआ करूँगा कि आप लेजेंड बनो। तो अभी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? आप चंपारण से ही आप पढ़े? हाँ, स्कूलिंग मेरी वहीं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़ाई हुई। हमारे वहाँ पे दोस्तों को भैया बोलना होता था, लड़कों को बहन बोलना पड़ता था। मतलब वहाँ पे कोई चांस नहीं थी? वहाँ कोई चांस नहीं तो बचपन का प्यार वाला फंडा कुछ नहीं था। जब भी वो प्यार वाली फीलिंग आती थी, बहन बोलते ही वो आंखों में बहन वाली फीलिंग आ जाती थी, जिस वजह से वो चीज़ें हो नहीं पाई वहाँ पे। लेकिन वहाँ एकेडमिक हमारे स्कूलिंग के दौरान ये बहुत अच्छी चीज़ें हुई कि हमें बड़ा अच्छे अपने हमें संस्कार दिए गए, जिस संस्कार की बदौलत ही मैं मुंबई जैसे शहर में एक अपने मेरा टाइम शेड्यूल है, अपना एक डिसिप्लिन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। राइट। वरना बिगड़ने के लिए तो आप 2 मिनट में बिगड़ सकते हैं। वो तो मुंबई चांस भी देता है, सुधरने का भी चांस देता है, बिगड़ने का भी चांस देता है। तो मेरी स्कूलिंग बड़ी अच्छी हुई है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे माता पिता ने मुझे वहाँ पढ़ाया। वो तो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं वैसे ही पता चल रहा है कि संस्कार, बोलते हैं ना कि संस्कार कूट कूट के भरा पड़ा है। तो मसाले की तरह स्वाद में को, मतलब कि नाक में खुशबू आ रही है मेरे संस्कारों की खुशबू। और ये पहली बार सुना, संस्कारों की खुशबू। तो बनाना चाहिए हमारी एकता कपूर, संस्कारों की खुशबू। वो तो ना क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है, यहाँ मसाले से आ गई ना। इंटरव्यू बना रहे हैं हम या फिर मसाला पीसने का कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं। तो और फिर आगे कैसे, मतलब कि मुंबई कैसे ना, शुरू से एक्टर बनना था या फिर? नहीं, शुरू से बिल्कुल एक्टर नहीं बनना था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा, उनके भी पापा सब पोस्ट ऑफिस में। तो मुझे भी था कि पोस्ट ऑफिस में तो नहीं, लेकिन मेरे को भी कोई जॉब करनी है, ऑब्वियसली यही सब मैं सोचता था। हाँ, कलाकारी तो थी बचपन से, वो सारी चीज़ें। मैं इन बिटवीन एक बड़ी छोटी सी याद आ गई मुझे चीज़। मैं बाजीगर एक फिल्म आई हुई थी शाहरुख खान की, वो देख के मैं आया हुआ था। तो शाहरुख का उसमें एक लास्ट का सीन था जिसमें वो एक रॉड लग जाती है, वो करते दूसरे को भी जाके मार देते हैं, मर जाते हैं। तो वो सीन मैं देख के
घर पे आके प्रैक्टिस कर रहा था मिरर के सामने, और पीछे पापा आ चुके थे ऑफिस से, शाम का समय था, वो आ चुके थे और मुझे पता नहीं कि पापा पीछे खड़े हैं, और मैं वही अपने से वो फील करता हूँ। और पीछे से देखा उन्होंने, हंसी उन्हें आ गई है ना, और फिर मैंने वो देखा तो मुझे बहुत शर्म आ गई, यार ये क्या बन गया, ये तो मैं पकड़ा गया, अब से नहीं करना भैया, हो गया डिसाइड, फिल्में देखने करना नहीं है सब चीजें। लेकिन वो चीजें थी अंदर, वो जाती कहाँ से, तो पैकअप उस समय नहीं हुआ था, पैकअप नहीं हो पाया मेरा। इन बिटवीन एक हमारे जॉनी लीवर सर, जिनका मैं नाम भी लेता हूँ, तो बड़ा एक वो बड़ा फील आता है मुझे, राइट। उनका एक कैसेट था हमारा, हंसी का हंगामा, ओके, तो वो सुनता रहता था मैं, तो उसकी वजह से मुझे मिमिक्री आ गई। अच्छा, तो वो दोस्तों की वजह, दोस्तों के बीच में अपना मिमिक्री सुनाना, लोगों को पसंद आना, ये सारी चीजें होने लगी, तो वो एक्टर कहीं ना कहीं बढ़ता रहा। लेकिन फिर भी मन में ये नहीं था कि एक्टर बनना है, मुंबई जाना है। स्कूलिंग पूरी हुई, +2 पूरा हुआ, इंजीनियरिंग के लिए जयपुर गया, ओके। वहाँ कॉस्मोस का इवेंट था हमारा, ओके। तो कॉस्मोस के इवेंट में मौका मिला, मैंने परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस के बाद पूरे कॉलेज में ये फेमस हो गया कि यार एक बंदा आया है जो स्टैंड अप कॉमेडी करता है, क्या कमाल करता है। मतलब सेलिब्रिटी बनने की शुरुआत वहीं से हुई। शुरुआत वहाँ पे वो बीज बो दिया, और उसकी वजह से फिर उन लोगों ने मुझे कभी स्टेज से उतरने नहीं दिया, कमबख्तों ने। वो एक बार जो कीड़ा वो डंक मार गया, बस वो जहर फैलता गया शरीर में, फैलता गया, और चारों आसपास के लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और उस जहर को कभी कम नहीं होने दिया। बल्कि हॉस्टल रूम में भी हमारा शुरू रहता, प्रियेश यार कुछ सुनाना, कुछ करते हैं। मतलब सेमेस्टर्स की पढ़ाई हो रही है, यार बोर हो गया, ए प्रियेश को बुलाओ, प्रियेश को बुलाओ, मेरे पास आ जाते थे, कमरे में आ जाते थे, और जाते नहीं थे जब तक कुछ सुनाओ ना, कुछ मस्ती ना हो जाए, कुछ हंगामा ना हो जाए, ये सारी चीजें होती रहती थी। और इन बिटवीन लिखने का भी शौक था, लिखते रहता था, ये सारी चीजें होती रहती थी, तो बड़ा मजेदार रहा मामला। और फिर एक एक्सीडेंट हुआ मेरा, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गया, एक्सीडेंट हो गया। शेखर सुमन और सिद्धू जी शो को जज करते थे, परिजात कोलब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही जगह आपने नोटिफिकेशन किया, मैं बिल्कुल उसी के लिए गया था एक्चुअली। बिहार झारखंड से इकलौता बंदा था जो मैं गया था, और सबसे कम उम्र का स्टैंड अप कॉमेडियन था। अच्छा, तो वहाँ गया मैं, और जब परिजात को मैंने अपनी आंखों के सामने से देखा तो मेरा स्टैंड अप मैं भूल गया। और क्योंकि पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था, हालांकि रिहर्सल्स वगैरह हुए थे, पर जब एकदम से रिहर्सल्स में शेखर साहब और सिद्धू जी नहीं रहते थे, बाकी सारे हमारे जो भी थे लोग, हम कपिल शर्मा, राजीव निगम, राजू ठाकुर थे, सुदेश लहरी जी, अपने चंदन प्रभाकर, ये सब हम एक साथ के हैं, राइट। तो वो शुरू हुआ हमारा। तो उस समय मैं कैमरे की नर्वसनेस से मैं इतना घबरा गया कि मैं भूल जाता था। अच्छा। तो वो गड़बड़ी हुई मेरे साथ, तो मैं लाफ्टर में ज़्यादा मुकाम हासिल नहीं कर पाया। मैं 3 राउंड तक मैं गया हुआ, मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स को, मैंने पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों को मैंने हराया था, डिफीट किया था। ये खुशी है कि मैंने जोड़ी थी पाकिस्तान की कॉमेडी नहीं, वो जोड़ी नहीं, उनका नाम था लियाकत सोल्जर, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके आत्मा ईश्वर शांति दे। तो वो उमर शरीफ साहब के ड्रामा में वो प्ले करते थे, और तो फिर आप समझ सकते हैं क्या लेवल रहा होगा। उनको मैंने डिफीट किया, तो मुझे लगा भैया स्पार्क तो है मेरे अंदर, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो आया मैं, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई, फिर जॉब करनी थी। अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग के बीच में लाफ्टर चैलेंज? 3rd ईयर में था मैं। पढ़ाई पूरी हुई, जॉब करने के चक्कर में लगा, लेकिन फिर एक चैनल आ गया, महुआ चैनल। अच्छा, मैंने बोला ना, लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं। चैनल लॉन्च हुआ, और उसमें हंसी का अखाड़ा नाम का एक स्टैंड अप कॉमेडी शो आया, जिसमें आदरणीय सुनील पाल साहब वहाँ जज थे, सिराज भैया जज थे, और राजन भैया जज थे उसमें, एकेश पार्थ जज थे उसमें। उस शो में फिर मेरा मन हुआ कि यार जो चीजें लाफ्टर में नहीं कर पाया, इसमें मैंने किया, पूरा होमवर्क करके गया, पूरा होमवर्क कह सकते हैं कि किया था, कि क्या क्या उसमें कमियां रह गई थी, ये करना है। सबसे पहले कैमरा से नहीं डरना, मुझे खेलना है, प्ले करना है, कॉमेडी करनी है अच्छे से। जॉब में छुट्टी मांगी, नहीं मिली, जॉब छोड़ दिया। वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था, मैं छोड़ना नहीं चाहता था, और मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरे मॉम डैड ने कहा कि आप जॉब छोड़ो और आप जाओ, ये उल्टा हुआ। मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था बहुत तगड़े से। अच्छा, मैं गया और हंसी का अखाड़ा को मैं विन करके आया, विनर हुआ मैं। यस, ये क्लैप होनी चाहिए। और विनर होने के बाद सुनील पाल जी से जब ट्रॉफी मिला, तो फिर महुआ वालों ने मुझे ऑफर किया फौजी नंबर 1 शो को होस्ट करने के लिए। उन्होंने पता नहीं मेरे अंदर क्या देखा कि मैं होस्ट भी कर सकता हूँ, ऐसा फील हुआ। तो अभी ऐसा फील कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको फील हो रहा हो कि मैं तो मैंने पकड़ लिया। फिर होस्टिंग मेरी शुरू हुई। होस्टिंग करते, एंकरिंग करते हुए मेरी बहुत सारी चीजें चलती चली गई, और फौजी नंबर 1 को ईश्वर के आशीर्वाद से इतना बड़ा हिट मिला, इतना लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ कि फिर नौकरी का ख्याल दूर दूर तक नहीं रहा, और फिर मैं एक कलाकार बन ही गया। अच्छा, तो आप जैसे कि आपने बताया कि ऑब्वियसली आप कलाकार बन गए,
तो वो आपके चेहरे से वो चमक लग रही है कि हाँ अभी वो एक होता है ना कॉन्फिडेंस वाला, एक होता है कि हाँ चलो ये कोशिश कर रहे हैं, और एक होता है अभी मैं बन गया, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है बनने के बाद। तो अभी जैसे कि आप बॉम्बे आए, 3rd ईयर में आप थे उस समय इंजीनियरिंग में, फिर आप लाफ्टर चैलेंज में आए, फिर जब वापस गए, फिर वापस बॉम्बे आने का ऐसा हुआ, सीधा महुआ या फिर एक थोड़ा ट्राई किया कि चलो मुंबई जाके ट्राई करते हैं एक बार? फौजी नंबर 1 करने के बाद मैं वापस जॉब के लिए गया। अच्छा। और जॉब वालों ने बोला कि भैया आपका तो कोई ठिकाना नहीं रहता, आप मर्जी से जॉब करते हो, बिना छुट्टी लिए चले भी जाते हो, ऐसे थोड़ा ना जॉब होती है, ऐसा कौन करता है भाई? मैंने बोला मैं करता हूँ। तो फिर जॉब के जद्दोजहद में समय निकला जा रहा था, और फिर फौजी नंबर 1 सीजन 2 का प्लान बन गया। अच्छा। और फिर से मुझे हायर कर लिया महुआ वालों ने, बोला कि नहीं भैया अभी तुरंत सीजन 2 करना है, सीजन 1 बहुत बड़ा हिट गया है, आपने बहुत कमाल किया है। राइट। तो फिर मैं सीजन 2 मैंने करना शुरू कर दिया। सीजन 2 करने के बाद मुझे लाइव शोज मिलने लगे, स्टेज शोज मिलने लगे, FM पे प्रोग्राम्स आने लगे। फिर रुकना नहीं था, फिर पैसे भी मिल गए, तो फिर मुंबई में कहीं कहाँ रहना है, कहाँ रुकना है, सारी चीज़ों की अपनी सुविधाएं मैंने इकट्ठा कर ली, मुंबई में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर मुझे लगा कि चलो यार, दोस्तों ने भी सजेस्ट किया, बड़ा उन्होंने भी सपोर्ट किया कि आप वहाँ रहो और वहीं स्ट्रगल करो, इसी लाइन में स्ट्रगल करो। एक हल्का फुल्का नाम हो ही गया था। तो फिर मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे जाके मुझे महसूस हुआ कि इसे बॉम्बे नहीं कहना है, यहाँ मुंबई कहना है। राइट। तो प्रियेश, और तो जैसे कि आपने बताया कि मुंबई आए, लाफ्टर चैलेंज के बाद इंजीनियरिंग वापस से कंटिन्यू किया, फिर फौजी नंबर 1, तो ये तो आपके कामों का सिलसिला हुआ। ये बताया, जैसे कि मैंने भी सुना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, कामों का सिलसिला हुआ। राइट, आई मीन काम मतलब वर्क, नॉट दैट काम, मतलब वर्क। काम डाउन, कामों का सिलसिला हुआ। राइट। तो जैसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, लोगों से सुना भी है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो सबको पनाह देता है, मगर एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से करता है। यू रियली हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि मुंबई आपको गले लगा ले, और एक बार गले लगा लिया तो फिर बल्ले बल्ले टाइप्स। तो आपको क्या क्या परेशानी वगैरह हुई, या फिर आप ही के सवाल में जवाब है कि बल्ले बल्ले होगा, आपको गले लगा लेगा तो, और गले आप किसको लगाना चाहेंगे? जो डिजर्विंग होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरा, बल्कि अपने लिए नहीं बल्कि सारे लोगों को जो ये सुन रहे हैं उनको भी ये मैं कहना चाहूँगा कि बॉम्बे आने से पहले अपने आप को बिल्कुल जिस भी फील्ड में आपको अपने को प्रिपेयर करके आओ। राइट। वहां आकर जिम मत जाओ, वहां आकर एक्टिंग मत सीखो। राइट। अपने घर पर फिल्में देख के, सीरीज देख के एक्टिंग के कोर्सेज छोटे मोटे भी कर लो, वहाँ लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। राइट। आप घर पे सीखो, बॉडी बनाओ, जिम करो, फिट रहो, लड़की हो तो स्लिम रहो, और वो स्किल्स डेवलप करके, ताकि आपका एक 50-60% ये काम हो गया है। आपने वहाँ आना है, सिर्फ ऑडिशंस देने हैं, लोगों से मिलना है, कॉन्टैक्ट बढ़ाना है। अब ये इन चीजों में आपने बॉडी भी बनानी हो, आपको रुकने का भी दिक्कत हो रहा हो, है ना, और वहाँ पे तो सिस्टम है 11-11 महीने पे चेंज कराना है, ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो फिर लोग इन्हीं सब चीज़ों में फिर गलत फायदा भी उठाने लगते हैं, गुमराह करने लगते हैं, फिर आदमी गुमराह हो भी जाता है, पैसों की दिक्कत होती है। तो आपका पैसा जेन्युइन जगह जाके लगे, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, और आप प्रिपेयर होके आओ। किसी भी एग्जाम्स के लिए आप जाते हो, प्रिपेयर हो जाते हो। अब वहाँ जाके तो आप प्रिपरेशन नहीं करते ना। एग्जैक्टली। तो ये होना चाहिए, मेरा ये कहना मानना है। तो मेरा ये कहीं ना कहीं ग्रूमिंग हो गया था, लाफ्टर के बाद, महुआ के बाद ये ग्रूमिंग हो गई थी। मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल गया था कि बेटा ले, अब जा वहाँ जाके नौकरी कर, आई मीन जो भी करना है। ये मतलब एक तरह से ये हो गया ना कि मतलब मैं कहीं ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ, मेरे को स्टाइपेंड भी मिल रहा है। हाँ, मेरे साथ ये होगा, इस मामले में बड़ा लकी रहा हूँ, बता तो रहा हूँ मैं, बड़ा लकी और बड़ा अच्छा लड़का हूँ। अच्छा, तो ये लक जो है आपका खुद के अंदर का है, या फिर कोई लकी चार्म है आपका? लकी चार्म मेरे मॉम डैड हैं। हाँ। तो उनकी इंसानियत, उनकी काम की वजह से उनकी ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा मिलती रही है, और उनके ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के बदौलत ही मेरा लक डेवलप होता गया और काम होता गया। बस बाकी जिधर आपका इशारा है, बाकी जिधर आपका इशारा है उस मामले में बड़ा हर एक निकम्मा हूँ, मैं इशारों को समझ नहीं पाता। तो ये मतलब वो जो कहावत है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं आपको बता दूं कि एक का तो नहीं है, लाखों का है। लाखों का। फौजी नंबर 1, शुभ लक्ष्मी, बिग बहरिया, बिग मिम साहब, तो लाखों का है। अच्छा, तो इस मामले में भी बड़ा लकी हूँ। मतलब वो कहते हैं ना कि एक होता है, एक
और एक जगह पहुंचने के बाद इंसान बहुत क्लेवर हो जाता है, घुमा फिरा के बातों को कहता है। वही हमारे साथ प्रियेश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं एक्चुअली ऐसी बातें करते करते यहाँ आया। अच्छा, मतलब वो आपका इन्हीं बातों के पैसे लिए हैं मैंने। मतलब घुमा फिरा के बात करो, कॉमेडी में उसको डाल दो और बस वैसे ही वही चीज़ है जो आपका स्तंभ है। जो स्तंभ है, हमारी बेसिक चीजें, हम बातें करते हैं, बातें बनाते हैं, बातों का पैसे लेते हैं। तो बात है तो बात है, बात अगर नहीं है तो फिर क्या बात है, कोई बात ही खत्म है। बात होनी चाहिए इंसान में। अगर बात है तो ही फिर हर लोगों को सैल्यूट आप पा पाएंगे और मुंबई जैसा शहर आपको गला लगा पाएगा। बात है फिर तभी तो हम दोनों है, नहीं तो फिर बात रहती नहीं, खामोश बैठे रहते, हम दोनों ऐसे ऐसे करके खड़े। बात होनी चाहिए बस। अच्छा, क्या बात कही, वाह, बातों में बात निकल गई। अच्छा प्रियेश, जैसे कि आपका मेन जॉनरे है कॉमेडी, तो कुछ ऐसा चीज जो आप अभी इंस्टेंट कुछ कर इंस्टेंट में क्या बोलूं, इंस्टेंट तो बोलना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक कोई मेरे से बात ना करे कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल है। कोई बात करे तो कॉमेडी। अच्छा, तो जैसे कि वो मेरा वो जो बड़ा वायरल हुआ दोस्तों, पहले क्या बोले, मैं बता दूं कि अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और बहुत बेधड़क मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, तो एक ऑडियो मैसेज आपके व्हाट्सएप पे आया रहेगा। वो था चलो जी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सुनाओ। हाँ, तो ऐसा नहीं आता है तो ऐसा तो नहीं आता है। अरे ऐसे नहीं आता तो फिर मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। ना सर सुनाते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी से छोटका एप्पल, डी से दोसरका एप्पल, ई से एक ठो और एप्पल, एफ से फोकट का एप्पल, जी से गोल एप्पल, ऐसे हम नहीं खाएंगे एप्पल। तो जैसे ही था, वो बड़ा लंबा था, जेड तक जरा एक किलो दौड़ना है, जेड से ऐसे लेके जेड तक हो गया। वो बड़ा हिट, बड़ा वायरल हुआ, बहुत ज्यादा। तो आगे ऐसा कुछ आपने क्यों नहीं किया फिर, मतलब और भी कुछ? फिल्में बनाने में लग गया मैं। लोग तो बता रहा हूँ ना, फिल्मों में घुसा हुआ हूँ, राइटिंग भी करता हूँ, बहुत सारे स्टेज शोज में लगा हुआ था। तो क्रिएटिविटी के लिए खुद को टाइम देना पड़ता है। तो टेलीविजन तो आपका स्टार्ट हुआ लाफ्टर चैलेंज से, फिर आप भौजी नंबर 1, ऐसे गिनेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 25 रियलिटी शोज कर चुका हूँ अभी तक, और 4000 से ऊपर एपिसोड्स मेरे ऑन एयर हैं टेलीविजन पे। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इस मामले में भी बड़ा लकी हूँ कि 4000 एपिसोड। शायद ही किसी कलाकार को ऐसा रुतबा, ऐसा मुकाम, ऐसा आशीर्वाद ईश्वर और उनके लोगों के द्वारा मिले अभी तो, और इतने कम उम्र में। इसलिए मैंने बोला कि मैं लड़का हूँ। अच्छा, अगर मैं इनका कॉम्पिटिटर रहता ना, थोड़ी जलन मेरे को भी होती। बट नहीं, मगर मैं बता दूं कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। आई एम ऑफ कोर्स। अगर आप जलते भी तो फिर मुझे खुशी होती है कि आपने कहीं ना कहीं मुझे अप्रिशिएट किया कि यार आप जल रहे हो, मेरे में कुछ तो बात है। पॉजिटिविटी इसे कहते हैं, कूट के भरी, कुछ ही बोल दो, अरे सब कुछ अच्छा है। और कॉमेडियन होने का ये फायदा भी है। हाँ, लोग सीरियस नहीं लेते। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, जो आपने इशारों में पूछा, ये भी एक वजह है। ये भी एक वजह है कि आप आई लव यू बोलो तो मजाक कर रहा होगा। बंदा, पता नहीं। और फिर कहीं बात आगे बढ़े, फिर आगे जाके बोले नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर वो इस वजह से डरती हैं लड़कियां। तो प्रियेश, खुदाई चल रही है बातों की। तो कुछ और खास तरह के सवाल पूछने वाले हैं? आई थिंक कोई गब्बर नहीं, मैं कुछ तो पूछूं तो मैं पूछ तो दूं, मैं बात वही होगी, वो सब मजाक में बात निकल जाएगी। नहीं, मैं सीरियसली आपको जवाब दूंगा। नहीं, मैं ऐसे ही मस्ती कर रहा था। तो जैसे कि टेलीविजन का जो जहाँ तक मैंने आपके बारे में पता किया, पढ़ा आपके बारे में, तो लाफ्टर चैलेंज हो गया, भौजी नंबर 1 हो गया, 4 सीजन, मतलब आपने किसी और को मार्केट में आने ही नहीं दिया, 4 सीजन खा गए आप। 7 सीजन सिर्फ भौजी नंबर 1 के 7 सीजन्स आपके अभी तक हुए हैं। अच्छा। और बिग मैन साहब के 6 और 4, उसके भी 6-7 सीजन्स हुए हैं। मतलब बिग मैजिक वालों ने भी आपको पकड़ लिया। 4 साल तक मैंने लगातार उनके लिए काम किया बिग मैजिक के लिए। मतलब यू किल्ड इट। मतलब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा ना, उन्होंने बोला कि नहीं प्रियेश आप बहुत अच्छा करते हैं और हमें मजा आता है आपके साथ काम करने में,
और एक केमिस्ट्री बन जाती है जब भी कोई टीम वर्क कर रही होती है और हमें आउटपुट मिल रहा होता है। तो मुझे भी उनके साथ काम करने में मजा आता था, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि प्रियेश अब ये करेगा, ये करेगा, उन्हें भी मालूम था कि हमें ये चाहिए और प्रियेश ये करके देगा। तो वो एक ट्यूनिंग बनी हुई थी, वो सेट नहीं करना पड़ता था। आप कभी मेरे साथ उन्होंने कभी स्क्रिप्ट डिस्कस नहीं किया और कि हमें क्या चाहिए, क्या माहौल जा रहा है, इसमें हमें ये चीजें चाहिए, वो छोड़ देते थे और मैं कर देता था। तो उन्हें हर एपिसोड में वैरायटी मिलती थी। इसी वजह से कोई चैनल मेरा मुंह देख के तो नहीं देख रहा था, काम दे रहा था। वो बिल्कुल आपके टैलेंट पे निर्भर करता है वो सारी चीजें। तो महुआ ने भी वही मेरे साथ में प्यार दिया, बिग मैजिक से भी वही प्यार मिला और भोजपुरी सिनेमा से भी वही प्यार मिला। छठ के सारे शोज मैंने किए, तो बहुत सारा ये सारी चीजें चलती रही हैं। टेलीविजन तो आप मतलब कि पूरा साम्राज्य आप फैला ही रहे थे। मूवीज में आने का कैसे, मतलब कि वो भी कुछ ऐसा ही हो गया या फिर कुछ प्लान थे, प्रॉपर प्लानिंग था? क्योंकि सारे लोग जो टेलीविजन पे देख रहे थे, मेरा वो था कि उनकी बदौलत मैं भोजपुरी ऑडियंस से जुड़ पाया था। मैं भी पहले भोजपुरी चैनल नहीं देखता था, ना मेरे घर वाले देखते थे। तो मेरी ये कोशिश थी कि जैसे मेरे घर वाले देख रहे हैं वैसे लोग भी देखें, और इसमें मैं कामयाब हुआ। क्योंकि भौजी नंबर 1 हिट हुआ था, तो उसके थ्रू एक मेरा मार्केट बनता चला गया कि जो भोजपुरी ऑडियंस फिल्में नहीं देखते थे वो मेरा शोज जरूर देखते थे, सीरियल्स देखते थे, पसंद करते अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ में। तो मेरे पे उनके तरफ से ये प्रस्ताव आने लगे कि आप फिल्मों में भी आओ और इस तरह की फिल्में बनाओ। आपको पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा उस तरह की बातें कर दी जाती हैं जो हम सुनना पसंद नहीं करते या बताना पसंद नहीं करते। तो मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी कि इस तरह की फिल्म भी लेके आओ। तो हुआ कि चलो फिर फिल्म भी ट्राई करते हैं, जब आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है तो फिल्म में भी कुछ ना कुछ धमाल होगा। फिर फिल्मों की ओर हमने रुख किया और अभी 3 फिल्में कर रहा हूँ। सर्वशक्तिशाली महादेव, उसमें हमारे सीनियर रेस्पेक्टेड सुपरस्टार रवि किशन जी मेरे साथ हैं, और बड़ा स्टार कास्ट है इसमें। गुंजन जी हैं, संगीता तिवारी जी हैं, अमरीश जी हैं, और ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका निर्माण कर रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो बड़े अच्छे स्तर पे इसको बना रही है। फिर वीर अर्जुन हमारे साथ हैं, जो कि महुआ चैनल पे बिजनेस हेड रहे हैं, अस्थाना जी, वो कर रहे हैं। और उसका भी निर्माण फिर से एक बार ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। तो उन सब फिल्मों में हमने वो ग्राफ रखा है कि हमारी जो ऑडियंस ऑलरेडी है भोजपुरी फिल्मों की, वो तो फिल्म देखेंगे, पर जो टेलीविजन के जो ऑडियंस हैं उनको भी ये फिल्म देखने को मिले और उन्हें भी पसंद आए। राइट, यस, ये हमारी कोशिश है। देखते हैं ईश्वर कितना कामयाबी देता है इसमें। नहीं, ऑफ कोर्स मैं दुआ करूंगा कि वो सारी मूवीज़ जो हैं आपकी वो ऑब्वियसली पसंद की जाएं, हिट हो। और अच्छा, जैसे कि आपने अभी भोजपुरी मूवीज़ का जिक्र किया है, तो जिस तरह का भी मैं पर्सनली भोजपुरी मूवीज़ देखना पसंद नहीं करता। कुछ 1-2 कभी मम्मा को देख लिया भोजपुरी मूवीज़ देखते हुए, तो अगर लगा कि अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली मॉम डैड देख रहे हैं भोजपुरी मूवीज़, तो वो वल्गैरिटी नहीं रहेगी उसमें। तो क्यों, मतलब ऐसा अगर हम बाहर के रीजनल मूवीज़ देखें, चलो बॉलीवुड को हटा दो साइड, अगर रीजनल मूवीज़ देखें और दूसरे जगहों की, तो वो फिर भी लोग देखते हैं। भोजपुरी के नाम पे ही जो थू होती है बाहर में लोग, जिससे हमारा भी इमेज ख़राब हो रखा है, तो उसके लिए आपका क्या मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर आपकी क्या सोच है उस चीज़ के लिए? सोच तो मेरी बड़ी अच्छी है इसकी, इसके ऊपर थू ना होनी चाहिए लेकिन होती है, सच्चाई है। राइट। तो यही कोशिश थी कि मेहरारू चाहे मिल्की वाइट में यार हम कैसे इन सब चीज़ों से बचे। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ों का ख्याल रखा कि कोई डबल मीनिंग चीजें ना हो। राइट। अगर हो भी तो कट टू कट हो। वो अगर गाली दे रहा है तो दे ही दे। घुमा के ना बोले कोई बहुत गंदा सा कुछ ऐसा ना। राइट। और इस वजह से डबल मीनिंग हमारे फिल्म में डायलॉग्स में नहीं है। अब जब फिल्म पूरी हो गई, बाजार में बेचने की बात आई, तो थोड़ा सा एक डिमांड आना शुरू हो गई, नहीं आइटम सॉन्ग तो चाहिए, अदरवाइज यू कैन आप इसे बेच नहीं सकते। तो फिर एक आइटम सॉन्ग की डिमांड, हाँ, हमें फिर आइटम सॉन्ग का फिर 2 आइटम सॉन्ग हमने शूट किया, फिर फिल्म में डाला, फिर फिल्म बेचने के लिए जब आए तो फिर हमें सपोर्ट मिला। तो वो एक डिमांड है, हाँ, लेकिन फिर हमने ये कोशिश की कि फिर उसको थोड़ा सा जिस तरह से पिक्चराइज होता है उसको थोड़ा सा वैसा ना करें, थोड़ा सा रखें कि, पर फिर भी कहने कहीं अब आइटम जब हो ही जाता है तो भोजपुरी का आइटम कहीं ना कहीं उधर चला ही जाता है। क्योंकि जिन्होंने शूट किया वो हमारा विचार था कि हम ऐसा बनाएं, लेकिन जो शूट कर रहे हैं, जो पहले से यही काम करते हुए आ रहे थे, नाम था उनका बड़ा, उनको हम नहीं समझा सकते दादा ऐसा मत करो, दादा ये वाला स्टेप मत कराओ। तो वो एटीट्यूड, वो प्रॉब्लम हो सकती थी, तो हम बोल नहीं पाते थे। तो वो जैसा चलता था वैसा ही हुआ। लेकिन 90% अपनी फिल्म को हम जरूर कहेंगे कि हमने अश्लीलता से बचाया, फोड़ता से बचाया, थू से बचाया नहीं, बिल्कुल। और आगे हमारी ये कोशिश होगी जब जैसे ये बड़े जो हमारे सीनियर्स हैं, रवि भैया हुए हैं, मनोज तिवारी भैया हुए हैं,
अभी तो वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, पॉलिटिशियन हो गए हैं, निरहुआ भैया हुए हैं हमारे, पवन सिंह हुए हैं। इनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है क्योंकि ये सक्षम है कि नहीं मैं ऐसी ही फिल्म बनाऊंगा और आपको लेना है तो वो बना सकते हैं। अभी हमसे अगर ये उम्मीद करेंगे तो ये बेमानी होगी। राइट। मैं उस पोजीशन पे पहुंच जाऊं, देन अगर मैं भी वही कर रहा हूँ, कंडीशन रख सकते हैं। यस। तो मैं अभी उस कंडीशन रखने के पोजीशन में नहीं आया हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, दुआ बनी रहे, तो निश्चित रूप से थॉट प्रोसेस तो वही है कि भोजपुरी में ऐसा काम करें कि लोग अगर हिंदी फिल्म लगी हो और मेरी भोजपुरी फिल्म लगी हो तो प्रेफर करें कि यार प्रियेश वाली भोजपुरी देखते हैं। राइट। हमारी फिल्म, वो दिन आएगा, ज़रूर आएगा, लगे। चलिए, थैंक यू प्रियेश। तो अभी जिस तरह से अभी बात खत्म हो गई? अरे नहीं, इस चीज़ के लिए अच्छा मतलब कि अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू डालने के लिए तो मैं ये भी मैं आपको ये भी साथ साथ बताना चाहूँगा, जब बात उठी है तो मैं सिर्फ भोजपुरी फिल्म ही नहीं कर रहा हूँ बल्कि हिंदी फिल्म की ओर भी रुझान है, और जेपी दत्ता साहब की मैं एक हिंदी फिल्म भी कर रहा हूँ। अरे वाह, इसके लिए तो एक कांग्रेट्स बनता है। थैंक यू। तो प्रियेश, मन तो है कि ये भी बस बातों का सिलसिला चलता रहे, तो मन को ना हमारे बात करें। अरे नहीं, बट करें। टाइम कंस्ट्रेंट है ना। फिर वो इसलिए मैंने बोला करें। वो नहीं कर सकता। तो प्रियेश, मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली मूवी मेरा रू चाहे मिल्की वाइट ये हिट हो, और अच्छी मूवीज़ आप बनाते रहें, व्यूअरशिप बढ़ते रहे, आपको लोग पसंद करते रहें, और बस आओ। और क्या बोलूँगा, आगे अब भी कोई और मूवी आएगी उसके लिए भी टाइम निकाल देना हमारे पास, तो फिर इस तरह से कुछ बातें होंगी। ऐसी मज़ेदार बातें के लिए मैं कुंदन आपसे बिल्कुल मिलना चाहूँगा। बहुत मज़ेदार बातें हुई आपके साथ, बड़ा मज़ा आया मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक्स प्रियेश, टाइम निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रियेश, इनकी मूवी आ रही है अभी, ये अच्छा कर रहे हैं मूवी में, ये कॉमेडियन तो है ही, और अभी एक्टर भी हैं, और हम ऑब्वियसली मतलब मेरी जॉब खा लो, आप मेरे को एंकर और इंजीनियर भी हूँ। तो ये एक फुल पैकेज है, एंटरटेनमेंट का, एक्शन का, ड्रामा का, और बहुत सारी चीज़ों का। तो आई विश कि इनके साथ और बातें करने को मिले अगले प्रोजेक्ट के लिए। जब ये आएंगे तो हम दोबारा इन्हें पकड़ के लाएंगे। फिलहाल के लिए समय होता है समाप्त, हम भी चलते हैं घर, आप भी जाओ, अपना ख्याल रखो, अपने दोस्तों का ख्याल रखो, अपने परिजनों का ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। क्यों, क्या वो सारे बीमार पड़े हुए हैं? नहीं, ताकि बीमार ना पड़े, एग्जैक्टली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छता रखें, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। कल्चर को फॉलो करते हैं, तो वही बात स्कोप की जगह कट हो गया। मतलब मेरी जॉब खा लो, मेरे को एग्री